हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले के वीडियो में कराए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो पार्ट 1 है उसमें 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने करवाया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, चाहे वो अभी आने वाला एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट का, या फिर अभी आर ओ का होने वाला है उसमें, और या कोई भी एसएससी जीडी की भी डेट्स आ गई हैं एग्ज़ाम की, फॉर्म भी 24 नवंबर से भरे जाने लगेंगे। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में जीएस के पोर्शन में, मॉडर्न इंडिया के पोर्शन में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरा मॉडर्न इंडिया का रिवीजन एक तरह से कर रहे हैं। और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में उससे संबंधित हिस्ट्री का भी हम ज्ञान दे रहे हैं आपको। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई जानकारी मिलेगी आपको, और अंत तक जरूर देखिए। और आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसको करवा दें, ताकि जो कल एग्ज़ाम होने वाला है पेट का उसमें भी आपको फ़ायदा मिले। तो अगर आपने जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या करवाएंगे, उनमें से ज़रूर जो है 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है बिल्कुल। आप चाहे तो कल का पेपर देखिएगा, उसमें से ज़रूर आएगा। तो अभी जिन लोगों ने उस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन। 1 से 20 तक के क्वेश्चन इसी का पार्ट 1 जो है उसमें है, और उसमें स्टार्टिंग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम 21वें नंबर क्वेश्चन से फिर आगे की तरफ करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे देखिए आपके क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या हैं, एक तरह से ये लिखा गया है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये तो सभी लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया ही था। और यहाँ पर ये पूछा है कि असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या विज्ञानी। तो ये इसलिए पूछा है क्योंकि ये किताबों में जब आप पढ़ेंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में तो उसमें जानकारी दी रहती है कि सेवानिवृत्त अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो भी एक असैनिक अधिकारी थे और खुद एक आईसीएस थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो असैनिक सेवक होगा, और मिलिट्री कमांडर ना थे, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, ना ही विज्ञानी थे। तो सीधे सीधे वो एक तरह से असैनिक सेवक थे। तो कोई उसमें खास क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी का मतलब उदारवादी नेता, जो कांग्रेस का प्रथम चरण है। कि कल मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया था आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों चरणों का, कि कैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो देखा गया। तो यहाँ क्वेश्चन है अधिकतर नरमपंथी थे। तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ, हो सकता हो ना दिख रहा हो। तो अधिकतम नरमपंथी जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे, ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं थे, सभी पढ़े लिखे थे और बुद्धिजीवी वर्ग था। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र होगा, ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा, और शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था उसमें मैंने ये चीजें बताई थी आपको, और बहुत ही विस्तृत चर्चा भी की थी बंगाल विभाजन की। तो यहाँ आंसर कर्जन होगा, उत्तर जो है लॉर्ड कर्जन, ये सभी लोगों को पता है। और बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार थे, और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और ये कर्जन ने जो हवाला दिया था बंगाल के विभाजन करने का, उसके पीछे इन्होंने रीजन ये दिया था कि
बंगाल एक बड़ा, तो तब जैसे बंटवारा हुआ नहीं था तो आज का जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का हिस्सा था और असम के कुछ पार्ट भी बंगाल के हिस्से थे, तो एक बहुत बड़ी स्टेट थी। और कर्जन ने ये बात रखी कि इतने बड़े स्टेट का प्रशासन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसको हम डिवाइड करके 2 स्टेट में करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीजन था कर्जन का, वो था कि जो बंगाल था वो राजनीतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था और बंगाल का एक क्षेत्र हिंदू बाहुल्य जो पूर्वी बंगाल है और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य और जो पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम बाहुल्य था, जो आज का बांग्लादेश एक तरह से है। तो इन्होंने उसी बंगाल को 2 विभाजन कर दिया, जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य इलाका था। तो एक पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर यह विभाजन किया गया। और कर्जन की ये सोच थी कि इस तरह के विभाजन से हिंदू मुसलमानों में एक तरह से फूट पड़ेगी और जो राष्ट्रीय आंदोलन की गति है वो धीमी हो जाएगी। लेकिन खैर इसका उल्टा हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस विभाजन का विरोध किया और एक स्वदेशी आंदोलन नाम से एक आंदोलन चला बंगाल में और उसमें इस बंगाल विभाजन का तो विरोध किया ही गया, प्लस आमार सोनार बंगला गीत बहुत फेमस हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का, और जो बाद में आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। और दूसरा जो मेन चीज था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता बहुत अच्छे से देखने को मिली, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। वंदे मातरम गीत भी इस आंदोलन का प्रमुख गीत बना और वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी वंदे मातरम गीत गाते थे, एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का परिचय देते थे। और ये पहला भारत का एक जनमानस आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध, जो अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में किया गया, बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया। तो यहाँ लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार थे और उन्हीं का पूरा रोल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुशीलन समिति। अब देखिए अनुशीलन समिति जो थी ये बहुत फेमस समिति है और क्रांतिकारी आंदोलन की पहली प्रमुख समिति के रूप में जानी जाती है अनुशीलन समिति, और ये एक तरह से क्रांतिकारी संगठन है। ऊपर अगर कट रहा हो तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, वो अनुशीलन समिति है। तो थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। तो जो अनुशीलन समिति है वो एक तरह की क्रांतिकारी संगठन था और बंगाल में इसका बड़ा रोल था, बंगाल की क्रांतिकारी संगठनों में। और इसके बहुत सारे सदस्य थे जिन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी प्रक्रियाएं की जो हैं। एक अभिनव भारत था, वो महाराष्ट्र का मेन संगठन था, और एक जिसके वीडी सावरकर जुड़े हुए थे, महान क्रांतिकारी। और अनुशीलन समिति से बरीन्द्रनाथ घोष और कई क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, अरविंद घोष, इन लोग जो है अनुशीलन समिति के मेंबर थे। तो बाकी बहुत डिटेल है, वो तो जब क्लासेस होंगे, लेक्चर होंगे तो उसमें बाकी डिटेल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर वही था, हमने बता दिया है शायद, क्रांतिकारी संगठन। अब है निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी एक क्रांतिकारी विचारधारा का पार्ट है, पैसिव रेसिस्टेंस। और एक तरह से इसमें विरोध की प्रक्रिया कह लीजिए, या एक तरह का उग्र प्रक्रिया है, एक तरह की एक अतिवाद है, और वही पैसिव रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। और इसके सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया, और यही इस विचारधारा के बड़े समर्थक थे, अरविंद घोष जो है। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी विचारधारा है पैसिव रेसिस्टेंस, और बाकी इसकी डिटेल काफ़ी विस्तृत है, उसकी चर्चा फिर कभी होगी। अब देखिए, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो चला वो इतना बेहतरीन ढंग से चलाया गया कि बाद में फिर अंग्रेजों को इस विभाजन को रद्द भी करना पड़ा, और 1911 में ये घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। और उसी समय ये भी घोषणा हुई कि अब भारत की जो अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी उसको शिफ्ट किया जाएगा नई दिल्ली। तो इस तरह से उस समय हार्डिंग थे वायसराय यहाँ के, और उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द करके और राजधानी परिवर्तन की बात कही, और तभी 1912 में फिर जाके नई दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बनाया गया। तो उससे पहले अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता थी, तो 1911 इसका जो है आंसर होगा। अब देखते हैं 1906 में मिंटो
लॉर्ड मिंटो थे ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो मतलब एक मुसलमानों का शिष्टमंडल का मतलब एक ग्रुप, एक बुद्धिजीवियों का ग्रुप, वो लॉर्ड मिंटो से शिमला मिलने गया और क्या प्रार्थना की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बाद में देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ, बहुत आसान है, इसको क्वेश्चन को भी कोई करने की जरूरत नहीं है। 1905 तो सारे हैं, लेकिन अक्टूबर 1905 में हुआ, तो मेन इसका अक्टूबर 1905 हो जाएगा। कौन सा कांग्रेस नेता गरम दल से संबंधित था? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार जिक्र हो चुका है। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, और बाकी हमने बताया ही था, लाल बाल पाल नाम से फेमस थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये पंजाब से रिलेटेड थे, ये महाराष्ट्र से, ये एक तरह से पंजाब से रिलेटेड थे, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, और पाल जो है असम से रिलेटेड थे। तो इस तरह से ये लोग, इन्हीं लोगों ने गरमपंथी विचारधारा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसको हम पहले ही बता चुके हैं, पार्ट 1 में दादा भाई नौरोजी पर हमने चर्चा की हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, तो इस पर फोकस कर, मतलब पार्ट 1 देखिएगा, उसमें बाकी चर्चा की गई है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभावधीन आया, गरमपंथियों के प्रभावधीन आया, मतलब गरमपंथियों का कब प्रभाव आया इस पर? तो ये 1906 के बाद है। 1906 से जो है ये गरमपंथी विचारधारा स्टार्ट हो गई और उसका प्रभाव आना शुरू हुआ, और 1906 में ही गरमपंथी कांग्रेस का अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरमपंथियों और गरमपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। खैर उस विवाद का तो निपटारा दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर कर दिया गया, लेकिन 1907 में फिर वही विवाद शुरू हुआ, और गरमपंथी लाला लाजपत राय को जो है अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथियों ने जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष नहीं बनने दिया, और एक तरह से अध्यक्ष उस समय बना दिया गया, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, घोष ही थे वो, अभी चलिए अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो उस समय लाला लाजपत राय को गरमपंथी अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं बनाए, तो इस कारण से दोनों में विवाद हुआ, और उसके बाद उस विवाद के चलते 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। तो वो खैर सूरत विभाजन कहलाता है कांग्रेस का, और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1906 के बाद, एक तरह से देखा जाए तो। वो अभी रास बिहारी घोष नाम था, उनको अध्यक्ष बना दिया गया था, रास बिहारी घोष को। तो इस क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूं, 1906 के बाद 1907 में रास बिहारी, दो लोग हैं, एक रास बिहारी घोष हैं, तो ये नरमपंथी नेता थे, इनको बनाया गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में। लेकिन एक नेता और है रास बिहारी बोस, वो जो अभी 1911 में मैंने बताया था, राजधानी परिवर्तन की जब घोषणा हुई और 1912 में राजधानी परिवर्तन हो रहा था, तो उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की जो बग्घी थी जिसने जुलूस में वो पूरा राजधानी में प्रवेश कर रहे थे, तो उस पर बम फेंका गया, और उसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और उसमें ये चीज निकल के आई कि उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में के पीछे रास बिहारी बोस का हाथ है। वो बोस हैं, वो क्रांतिकारी थे, और वो फिर यहाँ से इंडिया से निकल के गए जापान, और वहाँ मोहनलाल के साथ मिल करके आज़ाद हिंद फौज के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाद में सुभाष चंद्र बोस को उसकी कमान सौंपी गई। तो वो एक अलग ही पूरा इतिहास है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसका तो बता ही दिया हमने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, 6 साल की कारावास हुई थी, तो यहाँ 6 साल हो जाएगा इसका आंसर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी,
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, ठीक है, ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड से इनका मूल था, और वहाँ से ये भारत आई, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थी, और यहाँ इन्होंने कांग्रेस के साथ मिल करके बहुत सारे होम रूल लीग आंदोलन चलाया बाल गंगाधर तिलक के साथ मिल करके, और फिर इनको जो है इनके प्रभाव इतना अच्छा हो गया कांग्रेस में कि इनको पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। और बाकी सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, यही हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बहमाल आंदोलन के समय, तो ये तो आसान सा है, कर्जन है, कई बार अभी जिक्र हुआ है, तो इस पर कोई दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता, अब देखिए गदर पार्टी का इतिहास थोड़ा सा मैं बता दूं। ये गदर पार्टी भी एक क्रांतिकारी पार्टी थी, लेकिन ये सैन फ्रांसिस्को इसका हेड था, सेंटर था, और वहाँ एक पहले पार्टी बनी थी जो है अलग नाम से, और उसने एक गदर पत्रिका निकाली, और वो गदर पत्रिका इतनी फेमस हुई कि उस पार्टी का नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। और ये भी भारत की आज़ादी के प्रति जो है अपनी पत्रिका में मुखपत्र और तमाम सारे लेख लिखते थे, तो जिस कारण से इस पार्टी की बहुत चर्चा हुई। और इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो लाला हरदयाल हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आंसर जो है लाला हरदयाल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये एक वैलेंटाइन शिरोल थे, उनकी किताब का नाम है इंडिया अनरेस्ट, और उसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का दूत या भारतीय शांति का जनक कहा, और उसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने उन पर मानहानि का भी दावा किया, और उसके लिए ब्रिटेन भी गए मुकदमा लड़ने। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा, तो उसमें वी शिरोल आंसर हो जाता है, वैलेंटाइन शिरोल। और अपनी किस बुक में कहा, तो उस बुक का नाम है इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया अनरेस्ट नाम से। 2 होम रूल लीग आरंभ की गई किसके नेतृत्व में? अभी बताया मैंने, एक तिलक के नेतृत्व में और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इसमें एनी बेसेंट के नेतृत्व वाली जो होम रूल लीग थी उसका प्रभाव या कार्यक्षेत्र बड़ा था और तिलक का उतना बड़ा नहीं था। और होम रूल क्या है? ये एक प्रकार का स्वशासन था, यानी कि इनकी जो विचारधारा ये थी कि अंग्रेज जो शासन व्यवस्था है वो भारतीयों को सौंप दें, बाकी जो केंद्रीय मेन संघीय प्रणाली है वो अपने पास रखें, जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, यानी कि प्रतिरक्षा है, संचार है, और विदेशी मामले हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, इनको वो अपने पास रखे, लेकिन बाकी जो भारतीयों का अपना शासन है वो भारतीयों को सौंपा जाए और उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो। यानी कि अभी तक क्या था, अंग्रेजी नियम बना रहे थे, अंग्रेजी नियम को लागू कर रहे थे और उन्हीं के हिसाब से भारतीय चल रहे थे। तो इस विचारधारा के तहत ये कहा गया कि भाई जब भारतीयों के लिए कोई नियम बनाना है तो उसमें भारतीयों की भागीदारी की जाए, यानी उत्तरदायी शासन की शुरुआत की जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए जो कि खुद भारतीय उसमें हों। और इसलिए होम रूल की बात की जाने लगी और ये आंदोलन काफी सफल भी रहा। सफल इन द सेंस कि आप इस आंदोलन के बाद ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई और उसके तहत 1919 का अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई और भारतीय संवैधानिक सुधारों में उसे मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई है। तो इसी आंदोलन के चलते जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और उस रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम भी पास किया गया, जो भारत के संवैधानिक विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। तो यहाँ आंसर मैंने टिक कर दिया है, तिलक और एनी बेसेंट। अब देखिए किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है?
तो अरुणा आसफ अली हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, एनी बेसेंट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि किसने जो है इसमें इनको कहा है। तो ये पहले अली जिन्ना जो हैं वो कांग्रेस के ही मेंबर थे, कांग्रेस के साथी थे। और सरोजनी नायडू जो हैं इन्होंने मुस्लिम हिंदू एकता को ये बढ़ा चढ़ा, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की ये पक्षधर भी थी, और इन्होंने ही अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का देखिए प्रथम अध्यक्ष न जिन्ना थे, न हमीद खां थे, न आगा खां थे। अब इसमें यहाँ देखिए दो अध्यक्ष थे, एक तो फाउंडर अध्यक्ष थे, और एक वकारुल मुल्क जो थे वो प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो यहाँ वकारुल मुल्क का नाम नहीं है, तो इसलिए आगा खां नाम हो जाएगा, और पहला अध्यक्ष जो है आगा खां को ही माना जाता है। मतलब और ये एक तरह से आजीवन मतलब संस्थापक अध्यक्ष कह सकते हैं, एक तरह से फाउंडर प्रेसिडेंट थे। लेकिन जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के, वो वकारुल मुल्क, मुश्ताक अहमद वकारुल मुल्क नाम से उनका नाम था। तो यहाँ खैर आगा खां को ही हम बताएंगे कि आगा खां थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य नाम की, तो ये बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य किताब है, और इसको तो बहुत फेमस किताब है, सभी लोग जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य नाम से किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस, तो ये तो 1909 है, 1909 सभी। 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है। 1935 जो है वो भारत शासन अधिनियम है, और 1942 में कोई अधिनियम आया नहीं। 1909 जो है वो मार्ले मिंटो सुधार है। इसी के तहत इसमें एक बहुत हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस अधिनियम के तहत आया, पृथक निर्वाचन पद्धति, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का सबसे पहला उपाय किया गया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। उसको मैं बता देता हूं कि पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रणाली, इसके तहत क्या था, मुस्लिमों को सबसे पहले आरक्षण दिया गया। तो ये एक स्पेशल रिजर्वेशन है, एक तरह से सांप्रदायिक आधार पर रिजर्वेशन, आरक्षण। तो ये सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण था, और इस आरक्षण के तहत ये था कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वहां पर जब जो केंद्रीय विधानमंडल की सीटें हों या फिर प्रांतीय विधानमंडलों की सीटों के जब चुनाव होते, तो वहां पर जिन क्षेत्रों में ये आरक्षण प्रणाली लागू की जाती, वहां सिर्फ मुसलमानों को ही खड़ा होने का अधिकार था। यानी कि जो सीट इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते थे, और उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे, अन्य कम्युनिटी वोट नहीं कर सकती थी। तो ये सीधा सीधा एक डिस्क्रिमिनेशन था, सीधे सीधे एक संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने की जो है एक साजिश थी, और यहीं से भारत के विभाजन का बीज समझ लीजिए पड़ गया, जो आगे चल के भारत पाकिस्तान के विभाजन के रूप में उसने अपनी जो है एक तरह से दिखाया कि हाँ मतलब किस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की, वो इसी 1909 में दी गई पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है। अभी बताया था मार्ले मिंटो सुधार, तो 1909 वाला। बाकी इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ये 1919 का है, अधिनियम 1919 का है। ठीक है, क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। अब देखिए, बिहार और बंगाल का विभाजन किया गया, अब इसमें तो 1910 दिया है, 1912 दिया है। तो ये जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो उस समय बंगाल को फिर से बांट के एक बिहार राज्य बना दिया गया, और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। तो यहाँ 1912 ही आंसर होगा, और इसमें आप 1912 लगाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये 1913 हो जाएगा, यहाँ आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें 1913 ही आंसर हो जाएगा।
तो इसमें कोई अभी हमने बताया भी था उसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब यहाँ देखिए कई सारे सैयद अहमद खान है, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें अभी हमने बताया ढाका के नवाब थे ये, नवाब सलीमुल्लाह, और उन्हीं के प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और वो भी ढाका में हुई थी। और वहाँ जो फाउंडर अध्यक्ष थे वो आगा खां थे, और जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमने अभी चर्चा किया ही हुआ था। तो इसमें जो है नवाब सलीमुल्लाह को लिया जाएगा कि इन्होंने ही मेन स्थापना इसकी की थी। अब है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल, ये क्वेश्चन अभी आ भी चुका है, नहीं था, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, तो ये दोनों लोग तो थे ही, इनका लोग का तो पूरा योगदान था जो है। लेकिन जो इसमें टीएस अलकॉट हैं इनका योगदान नहीं था, क्योंकि इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से एक अलग ही सोसाइटी थी और उसमें ये एक तरह से सक्रिय थे। तो यहाँ इनका नाम जो है इस योगदान नहीं था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी, कामागाटा मारू प्रकरण, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इसमें ये सारी घटनाएं आसपास की ही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बहुत सारे नियम चेंजेस किए गए और उसी के तहत कामागाटा मारू प्रकरण भी प्रथम विश्व युद्ध के से ही लगी हुआ है। करतार सिंह सराभा को फांसी, ये सारे चीजें हैं, लेकिन इसका जो मेन ओरिजिन जो शुरुआत हुई है वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक तरह से हुई है, यही देंगे आंसर में। नेक्स्ट है बरींद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, ये बता चुके हैं अभी हमने बताया। अनुशीलन समिति नाम से संगठन बरींद्र नाथ घोष ने बनाया और यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुनयन विनयन का और विरोध की राजनीति का दोष लगाया, तो ये बाल गंगाधर तिलक हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि जो कांग्रेसी हैं वो अब राजनीतिक भिक्षावृत्ति छोड़ें, अनुनय विनय की जो है प्रणाली को छोड़ें और बहिष्कार की शुरुआत की जाए। स्वदेशी का नारा दिया, बहिष्कार का नारा दिया, तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। किस शीर्ष गीत वंदे मातरम, तो इसको अभी हमने बताया ही था, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के समय ही वंदे मातरम गीत काफी चर्चित हुआ, सभी इसको गाते थे और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। तो ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आपके, 50 क्वेश्चंस हैं। बाकी 50 क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही डाल देंगे, पार्ट 3 जो है, और ये पार्ट 2 जो है ये 21 से लेके 50 क्वेश्चन तक का है। अब नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 तक के 50 क्वेश्चंस का प्रयास करेंगे कि और डाल देंगे, और इनको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और आपके जो आगामी कोई भी परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत काम के क्वेश्चंस हैं, और आगे अन्य सब्जेक्टों के भी इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।